तो गुरमीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। हमने तो लग रहा है जैसे कि ग्लोबल मार्केट्स की तेज़ी में पार्टिसिपेट करना ही भूल गए हैं और इतना बड़ा ट्रिगर था गुरमीत, उस पर रिएक्शन सेक्टर स्पेसिफिक आया बट ब्रॉडर मार्केट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इन्फोसिस का बाय बैक और उसके लिए जो होने जा रही बैठक है, जो बोर्ड बैठक उसमें विचार होगा। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक है मूव, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। पोजिशनिंग इंडियन मार्केट्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट पोजिशनिंग, लग कैसी रही आपको इस वक्त पोजिशनिंग? वीरू जी बिल्कुल ठीक है। आई थिंक जीएसटी के बाद थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था मार्केट का रिएक्शन। इवन आप कंजम्पशन में भी देखेंगे तो सिलेक्ट पॉकेट्स में बहुत तेजी आई है। जैसे ऑटो में आप देखेंगे तो एमएनएम में तेजी है, पूरा सेक्टर नहीं ऊपर गया। जैसे टाटा मोटर्स आप देखेंगे लगभग फ्लैट ही है। एमएनएम में तेजी है, मारुति में तेजी है, टू व्हीलर स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी है। बट ऐसे रनअवे तेजी नहीं है ऑटो में भी। सिमिलरली अगर आप एफएमसीजी देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आया है, बट ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स। उसका कारण ये है कि बाजार एक बार वीरू जी अर्निंग्स देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि ये वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ता है, और थोड़ा सा मुझे लगता है प्राइसिंग देखना चाहता है। अगर प्राइसिंग पावर नहीं आई साथ में वॉल्यूम के, तो ये फिर टैक्टिकल मूव रह जाएगा, स्ट्रक्चरल नहीं रह जाएगा। और आई थिंक वो बाजार देखना चाहेगा एक क्वार्टर बड़ा उसके। और प्लस हमने देखा है ग्लोबल सेलिंग कंटिन्यू हो रही है। एफआई की पोजीशनिंग आप टेक्निकल बेहतर समझते हैं, अभी भी 92% शॉर्ट है। 2-2.5 हजार करोड़ की अभी भी कैश में सेलिंग है। और मैं कुछ डेटा देख रहा था, जितने काफी सारे फंड्स हैं जो ग्लोबल फंड्स हैं, यूएस बेस्ड हैं, अदर हैं, इंडिया पे 2-2.5% अंडरवेट है। एक टाइम था ये 2-2.5% ओवरवेट होते थे। तो वो साफ नजर भी आ रहा है एफआई पोजीशन में। और एक समय पे ये बदलेगा वीरू जी, क्योंकि जितना कंसोलिडेट करेगा उतना टाइम करेक्शन होगा, उतना वैल्यूशंस रीजनेबल होते जाएंगे। और मुझे लगता है कि कुछ पॉकेट्स में मार्केट अर्निंग्स में सरप्राइज करेगा। जैसे ये वाला जो सीजन है, ये क्वार्टर और अगला क्वार्टर ऑटो का बहुत जबरदस्त सरप्राइज करने वाला है। हमने ग्राउंड फीडबैक लिया है, बहुत एक्साइटमेंट है। अच्छी हर कार पे 1-1.5 लाख रुपए का एवरेज प्राइस कट है। हाई एंड कार्स पे 3 से 4 लाख रुपए का प्राइस कट है, वो आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली फेस्टिव सीजन की शुरुआत अच्छी हुई है, रूरल इकोनॉमी अच्छा कर रही है। तो मुझे लगता है जो टू व्हीलर फेसिंग इकोनॉमी है, फर्टिलाइजर्स हैं, वाटर पंप्स हैं, जो रूरल पॉकेट्स हैं, फार्म इक्विपमेंट हैं, वो भी मुझे लगता है अच्छा अपसाइड दे सकते हैं। तो आपको थोड़ा पोजिशनिंग, पिछले 3 साल का पोजिशनिंग केपेक्स रहा है, एनर्जी रहा है, डिफेंस रहा है, कंजम्पशन नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो को थोड़ा सा पिवट करना पड़ेगा आपको कंजम्पशन की तरफ। अच्छा गुरमीत, ठीक है, कंजम्पशन थीम पे आप फोकस कर रहे हैं, बट दो तीन बास्केट ऐसी जिन पे थोड़ी सी तलवारें लटक रही थी, लेकिन अब शायद वो फियर नहीं है, जहाँ ये पॉसिबली मेरे ख्याल से मेरे दिमाग के ऊपर हो सकती है ये। फार्मा में वो एक टैरिफ का की तलवार लटकी हुई थी कि भाई मैं फार्मा को पनिश करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे। पर आई थिंक जो शुक्रवार को और शनिवार को हुआ, जो उनके शब्द थे, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए उन्होंने यूज़ किए, वो फियर आपको अब आउट ऑफ पिक्चर लग रहा है क्या? क्या एक फार्मा सही तरीके से सही जगह प्लेस सेक्टर है इस वक्त? फार्मा पे आपका टेक क्या है? नहीं, बिल्कुल आई थिंक थोड़ा सा टोन डाउन हुआ है। बट देखिए, यूएस के साथ आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि एक तरफ जो उनके ट्रेड एडवाइजर हैं, चाहे वो पीटर नवारो हो या बेसेंट हो, उनका आउटबर्स्ट चालू है। पीएम प्रेसिडेंट लेवल पे थोड़ा सा जरूर हमने बॉनहोमी देखी है, बट मैं उस पर ज्यादा नहीं। इनफैक्ट आप देखिए, जो उनकी ट्रेड डील्स है, उन्होंने जो अमेंडमेंट किया, फार्मा को दूर रखा, वो मुझे लगता है पॉजिटिव है। दूसरा, भारत बहुत बड़ा सप्लायर है जेनरिक्स का। और इससे बड़ा ट्रिगर, जो लॉन्ग टर्म ट्रिगर है वीरू जी, आप देखिए 2033 तक, यहां से लेके अगले 8 साल तक $600 बिलियन के ड्रग ऑफ पेटेंट होंगे। तो जो एक एड्रेसेबल मार्केट है और प्रॉफिट पूल है, वो काफी बड़ा होने वाला है हमारे सेगमेंट के लिए। तो मुझे लगता है, मैं और ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, फार्मा उस सिचुएशन पे है जहाँ आईटी था हमारे लिए अर्ली 90s में। तो मुझे लगता है बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है फार्मा में। उसमें जेनरिक्स भी है, सीडीएमओ भी है। उसके अलावा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, 10 लाख का कवर हो जाएगा सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो आप देखिए, करीबन 33 करोड़ सीनियर सिटीजन्स हैं। जब उनको अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिलेगा, एक्सेस मिलेगा, तो मार्केट और एक्सपैंड करेगा। और पूरा फार्मा का वेटेज निफ्टी 500 में कुछ 5-5.5% है। 140-50 करोड़ का देश है। फार्मा का वेटेज किसी भी बड़ी इकोनॉमी में 10-12% होता है। तो अंडर वेट है फार्मा इंडाइसिस में भी। तो मैं काफी बुलिश हूँ। और अगर कोई करेक्शन आता है फार्मा में, तो मेरे हिसाब से वो अपॉर्चुनिटी है। ओके, करेक्शन आता है फार्मा में तो अपॉर्चुनिटी के तहत आप देख सकते हैं। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। वेडिंग सीजन, फेस्टिव सीजन के लिए शॉपिंग कर ली क्या आपने? थोड़ी देर पहले हम इसी पे चर्चा कर रहे थे।
और आप देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट, वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट जैसे स्टॉक्स अप हैं। साथ ही थोड़ी देर पहले आदित्य बिरला फैशन और उसके जो एक और जो डीमर्ज के बाद लिस्ट हुई है कंपनी, उसकी भी हम बात कर रहे थे। अच्छी तेज़ी सभी काउंटर्स में देखने को मिल रही है। आपने कंजम्पशन बास्केट छेड़ा है, तो इसी पे मेरा सवाल, इस थीम को कैसे प्ले करें फेस्टिव सीजन के लिहाज से? तो गुड आफ्टरनून श्रेया। हम इसको ना दो तीन भाग में, जैसा मैंने बोला, कंजम्पशन को डिवाइड किए हैं। पहला ऑटो है, तो हमने ओवरवेट हुए हैं ऑटो में, फोर व्हीलर्स में भी और टू व्हीलर्स में भी, और ऑटो ओईएम्स और एंसिलरी में भी करीबन 2 से 3% वहाँ हमने वेट बढ़ाया है। एम है, उनो मिंडा है, हमारी हमारी टॉप पिक्स हैं वहाँ पे। इसके अलावा हम डिस्क्रिशनरी जो आपने बात करी स्पेंडिंग की, उसमें हमने इनफैक्ट ट्रेंड में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है, तो हमने ट्रेंड ऐड किया है पोर्टफोलियो में। एक हमने चिल्ड्रन कंजम्पशन पे डॉम्स अभी शुरू किया ऐड करना, जो कि चिल्ड्रन स्टेशनरी पे है। बहुत सारा पोर्टफोलियो उनका 0 GST पे आ गया है, और काफी सारे प्रोडक्ट्स 5 GST पे आ गए हैं। हमें अच्छा लग रहा है, और ये थोड़ा सा इतना सिक्लिकल नहीं है बिजनेस जितना बाकी अ, होते हैं। उसके अलावा हम न्यू एज जो बिजनेसेस हैं, प्लेटफॉर्म प्लेज हैं, चाहे वो इटर्नल है, चाहे वो पॉलिसी बाजार है, चाहे वो पेटीएम है, हम उसको भी ऐड कर रहे हैं। वो एक तरीके का प्ले होगा यहाँ पे। और हम कुछ एक अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं टैक्टिकली एफएमसीजी में, जो जहाँ पे पूरे पोर्टफोलियो में जीएसटी का इम्पैक्ट ज्यादा है। जैसे ब्रिटानिया है, लगभग 80-90% पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट पड़ा है जीएसटी का। इसके अलावा हम मैरिको को स्टडी कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा एफएमसीजी साइड पे भी टैक्टिकली पोजीशन बढ़ा रहे हैं। ओके, तो ये ऐसे इसको अप्रोच करना है पूरे कंजम्पशन सेक्टर को। इसके अलावा हालांकि मैंने कई बार आपसे पूछा भी है, बैंक्स चलने को तैयार नहीं है गुरमीत जी। बैंक्स दिक्कत में और सिरदर्द बना हुआ है अभी फिलहाल मार्केट का। हालांकि आईटी से आज थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला, लेकिन बैंक्स बैकफुट पर। कब हालात सुधरेंगे बैंक्स को, आपको क्या लगता है? क्या एनालिसिस और कैसे अप्रोच किया जाए प्राइवेट बैंक्स स्पेशली? देखिए, जितना कंसोलिडेट करेगा उतनी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इवेंचुअली कंजम्पशन हो, कैपेक्स हो, बैंक में रिफ्लेक्ट करेगा उसकी बैलेंस शीट में। और मुझे लगता है कि फेड के बाद, फेड जब रेट कट करेगा 15-16 को, आई थिंक आरबीआई भी फॉलो सूट देगा एक और रेट कट के लिए। और एक बार जब ये क्रेडिट डिमांड अच्छी डबल डिजिट में आएगी, जब बाजार डिमांड देखेगा, तो क्रेडिट ऑप्टिक अपने आप बढ़ेगा। तो थोड़ा लैग इफेक्ट के साथ जाएगा इनिशियली। हो सकता है एनबीएफसीज, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज ये बेहतर करें, क्योंकि इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स में इमीडिएट फर्क पड़ता है। तो हमने मुथूट है हमारे पोर्टफोलियो में, हमारे पास पूना वाला है, बजाज फाइनेंस है, छोला है पोर्टफोलियो में। तो मुझे लगता है पहले शायद आपको कंजम्पशन ड्रिवन एनबीएफसीज में प्ले आएगा, और फिर प्राइवेट बैंक्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। और आप देखिए, पीछे जब नहीं हो रहे थे, जब करेक्शन आया था फरवरी में मार्केट में, तो बैंक निफ्टी कुछ 46-47 हजार था, आज 54,000 है। तो जितना भी कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि ये एक पॉकेट है मार्केट का जहाँ वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। आप प्राइस टू बुक बेसिस पे देखिए या पी बेसिस पे देखिए, उनको 10 ईयर मीडियन से भी वैल्यूएशन नीचे है फाइनेंशियल्स का। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जियो फाइनेंशियल भी हमारे पर, तो हम ओवरवेट हैं फाइनेंशियल पर कंजम्पशन में। ये हमारे पोर्टफोलियो का लगभग 50% पार्ट है। ओके, जियो फाइनेंशियल पे टेक है, याद रखिएगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, और उसी समूह के अंतर्गत ये कंपनी भी आती है। तो सो प्लीज़ काइंडली एक निजी राय ज़रूर रखें। मैं अपना प्रश्न अभी भी थोड़ा सा ग्लोबली एसोसिएटेड स्पेस पे ही रखूँगा गुरमीत जी, क्योंकि आप अर्निंग्स की बात कर रहे हैं। जब तक नंबर्स नहीं देखेंगे, आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। मेटल्स में जो ये जोर पकड़ा है, तेज़ी आई है चाइना के उस स्लो डाउन वाले एक्शन के बाद, मेटल्स या फिर केमिकल्स, ये दो ग्लोबली आई मीन रिलेटेड स्पेस पर आपका ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने स्टॉक स्पेसिफिक क्या बाइंग करी है? तो मैं कमोडिटीज पे बुलिश हूँ वीरू जी, क्योंकि मुझे लगता है जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे, डोमेस्टिक इंडिपेंडेंस पे बहुत जोर रहेगा, सारी सरकारों का रहेगा। और हम देख रहे हैं कि आसपास हो रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है नेबरहुड में, सप्लाई चेन्स रीवर्क हो रही हैं, बहुत सारे एफटीए साइन होंगे रीजनल लेवल पे। तो आई थिंक मैं कमोडिटी पे बुलिश हूँ। सारे सेंट्रल बैंक्स आप देखिए गोल्ड और सिल्वर ऐड कर रहे हैं, सऊदी ने सिल्वर ऐड किया है पोर्टफोलियो में। तो हम प्रेशियस मेटल्स को लेके ज्यादा बुलिश है। इनफैक्ट हम पोर्टफोलियो में 10% वेट दे रहे हैं गोल्ड सिल्वर और कमोडिटीज को। तो एक मल्टी एसेट अप्रोच रख रहे हैं ब्रॉडर एलोकेशन लेवल पे। और थोड़ा सा हम एक्सपोजर कमोडिटीज में, हमारे पास एक स्टॉक है मुकंद, जो कि बजाज की कंपनी है। ये टर्न अराउंड स्टोरी है। यहाँ पे एसेट मोनेटाइजेशन हो रहा है, मैनेजमेंट चेंज हुआ है, प्लस उन्होंने मशीन टूलिंग टूलिंग का एक अलग डिवीजन बनाया है, जहाँ पे वो क्रेन्स
बना रहे हैं पोर्ट के लिए, तो हमें हमें ये टर्न अराउंड स्टोरी लगती है पोर्टफोलियो में। इसके अलावा जैसा मैंने बोला, मेरा कॉपर पे सिल्वर पे व्यू अच्छा है, क्योंकि इनकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी बड़ी है। सिल्वर की इन पर्टिकुलर आप देखिए कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो सेमीकंडक्टर्स में, सोलर पैनल्स में, ईवी में डिमांड बढ़ेगी। और तो हम ओवरऑल बुलिश हैं। तो टैक्टिकली हम कुछ मेटल कंपनीज को भी देख रहे हैं। थोड़ा सा फोकस गोल्ड माइनिंग की तरफ भी है, बट अभी हमने कुछ वहां पे ऐड नहीं किया है। ये गोल्ड अभी कितना और दमखम दिख रहे हैं आप, जिस प्रकार जो 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 सर्कमस्टेंसेस में है, या फिर मतलब गोल्ड को हाथ ना लगाना हो तो मुथूट या फिर मन्नापुरम? एनबीएफसी में देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेस यही है इस वक्त। हाँ, आई थिंक गोल्ड फाइनेंस एनबीएफसी स्ट्रॉन्ग स्पेस है। उसके अलावा वीरू जी, आप देखिए डॉलर का अगर आप ओवरऑल वेटेज देखें यूएस ट्रेजरी का 42% रह गया है। पहली बार गोल्ड का वेटेज अगर आप सेंट्रल बैंक्स में देखेंगे, तो और कहीं ना कहीं हमारे हाउस होल्ड में भी इम्पैक्ट दिखेगा। इंडिया सबसे बड़ा ओनर है इंडियन हाउस होल्ड गोल्ड का सेंट्रल बैंक्स के बाद। तो ये पॉजिटिव वेल्थ इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा एक एक सेंटिमेंट में, जब फेस्टिव सीजन स्टार्ट होगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो ट्रस्ट फैक्टर था डॉलर का, वो कहीं ना कहीं शेक हुआ है। तो जितने सेंट्रल बैंक्स हैं वो डाइवर्सिफाई करते रहेंगे, ग्रेजुअल डाइवर्सिफिकेशन होगा। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, करेक्शंस आएंगे, मान लीजिए अगर ट्रेड डील हो जाती है, रिस्क ऑफ होता है, तो एक शार्प करेक्शन भी आएगा प्रेशियस मेटल्स में। बट वो एक मौका होगा थोड़ा और वेटेज रखने का। तो मैं 10% मैं बोलूंगा कि आपको वेटेज गोल्ड सिल्वर कमोडिटी बास्केट में रखना चाहिए पोर्टफोलियो का। एक ये हैज है। और हम इसको, जैसा मैंने बोला आपको, हम गोल्ड फाइनेंस एनबीएफसी के थ्रू खरीद खेल रहे हैं। कुछ एक ग्लोबल फंड्स हैं जो गोल्ड माइनिंग कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, बट अभी आरबीआई की लिमिट ब्रीच हुई है। फीडर फंड्स बाहर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट वो अगर अपॉर्चुनिटी खुलेगी तो उसको भी देखेंगे। ओके, एक आखिरी सवाल गुरमीत जी मेरी तरफ से। एनर्जी स्पेस हमने टच नहीं किया, मैक्सिमम सेक्टर्स पे हमने बात रखी, लेकिन एनर्जी स्पेस आपको कैसे लग रहा है, और ऐसे मूड माहौल में एनर्जी स्पेस में आपका रुझान क्या होगा? एनएचपीसी पे इनफैक्ट आज काफी बुलिश रिपोर्ट भी आई सीएलएसए की। कैसे देख रहे हैं आप एनर्जी स्पेस को, और यहाँ पे क्या रुझान आपका? हम काफी कंस्ट्रक्टिव हैं, और शुरू से कंस्ट्रक्टिव है। हम्म। एनर्जी जनरेशन में तो हम है ही हैं। हम ज्यादा पावर इक्विपमेंट पे बुलिश हैं। तो हमारे पास ट्रांसफार्मर कंपनी है, हमारे पास सीजी पावर है जो पावर सिस्टम्स में भी है, और अब सेमीकंडक्टर में भी है पोर्टफोलियो में। हमारे पास हिंद रेक्टिफायर है जो ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं प्राइमरली रेलवेज के लिए, लोकोमोटिव्स के लिए, और एक्सपैंड कर रहे हैं एंड यूज पीसीबीज का। उसके अलावा हमारे पास पॉलीकैब है, केबल एंड वायर्स में काफी टाइम से हमारा एक्सपोजर है। तो हम पूरी वैल्यू चेन को, जो एनर्जी के, हम जैसा मैंने बोला ट्रांसमिशन इक्विपमेंट पे ज्यादा बुलिश है। बट ये एक ऐसा स्पेस है जहां स्ट्रक्चरली आपको ऑर्डर और अर्निंग्स की दोनों की विजिबिलिटी दिख रही है अगले 4-5 साल। तो और वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो ये पोर्टफोलियो का ठीक अच्छा वेट इस स्पेस में होना चाहिए। पोर्टफोलियो का अच्छा वेट होना चाहिए एनर्जी स्पेस में। बहुत शुक्रिया गुरमीत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सेक्टर्स पर और मार्केट पर अपना व्यू रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।